एंड उसके बाद फिर आगे फर्दर बढ़ेंगे। तो अच्छा, आप लोगों ने अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हैकिंग, तो व्हाट इज हैकिंग अकॉर्डिंग टू? Breaking into systems, maybe. ओके, सो बेसिकली हैकिंग क्या होता है कि आप अच्छा पहले तो वुड यू लाइक मी टू कंटिन्यू इन इंग्लिश और हिंदी? Anything is fine, bro. Everything is fine, okay. And that goes for both of you? हाँ जी। Yeah. Yeah, okay. ठीक है, चलो। तो hacking, when we talk about hacking, that basically means you are trying to access a device, okay, or a resource. It could be a computer system, it could be a network. You don't have permission and फिर भी आप उसको access कर रहे हो. That is what is known as hacking. And on the other hand, you have ethical hacking. तो ये डिफरेंस आप जानते हो क्या होता है हैकिंग वर्सेस एथिकल हैकिंग में? Yes. बता सकते हैं? I mean, see, just there are like three types of hackers: like white hackers, grey hackers, and black hat ना hackers. अब मैं तो मेरी क्लास शुरू होगी, मैं क्लास में बैठ गया। हाँ ओके, सो एथिकल हैकिंग में क्या होता है कि आपके पास एक्सप्रेस रिटन परमिशन होती है जिसके भी सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे हो उसकी। एथिकल हैकिंग इज नॉट, कि हमें क्या करना है, वी थिंक अबाउट एथिकल हैकिंग। जो भी आप इस कोर्स में देखोगे, जो भी टूल्स या टेक्निक्स, जो भी कंसेप्ट्स आप देखोगे, व्हेन यू थिंक अबाउट द एप्लीकेशन उसका, तो यू नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एथिकल हैकिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ हैकिंग। हालांकि दोनों में द प्रोसीजर, द स्टेप्स जो आप देखते हो, जो कंसेप्ट्स आप differences, and the biggest difference is कि आपका intention क्या है. When it comes to ethical hacking, you don't have any destructive intention, negative intention नहीं है आपका. हैकर्स का क्या होता है, कुछ ना कुछ पर्सनल गेन या कुछ सेल्फिश इंटेंशन होता है काम करने का. एथिकल हैकर्स क्यों हैक करके देखना, ताकि उस चीज में, उस सिस्टम में, उस नेटवर्क में जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो पता चले एंड उनको ठीक किया जा सके बाद में. तो एथिकल हैकर्स का वो पर्पस होता है. ठीक है, दिस इज क्लियर, ये चीज क्लियर है? जी. ओके, गुड. जस्ट अ मोमेंट. इफ एट एनी पॉइंट आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. एक गूगल डॉक है, आई जस्ट ओपन दैट. तो टाइप्स ऑफ हैकर्स क्या होते हैं, कोई जानता है? Grey hat hackers, black hat, and white hat hackers.
ओके, तो 3 क्लासिफिकेशंस हैं, और भी हैं, और भी टाइप्स ऑफ हैकर्स हैं, पर सबसे ज़्यादा कॉमनली हम इन्हीं तरह की क्लासिफिकेशंस के बारे में सुनते हैं। ब्लैक हैट, वाइट हैट और ग्रे हैट। तो ब्लैक हैट आर योर इलीगल हैकर्स, जो क्रिमिनल हैकर्स होते हैं। वाइट हैट मतलब एथिकल हैकर्स, स्किल्स होते हैं जो at some point they work as black hat and at other times they work as white hats. उनको कहते हैं ग्रे हैट हैकर्स। हैट, वाइट हैट, ग्रे हैट भी कुछ तरह के हैकर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन्ड है दैट इज सुसाइड हैकर्स। तो सुसाइड हैकर्स आर लाइक, इस तरह सुसाइड, ठीक है, उनको क्या अपना कुछ एजेंडा है एंड दे नीड टू फुलफिल दैट, एंड उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके एक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या है। अगर पकड़े जाते हैं दिल हैव टू गो टू जेल, या फाइन भरनी पड़ सकती है काफ़ी, वट एवर, काफ़ी कुछ हो सकता है। पर सुसाइड हैकर्स को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, दे डोंट केयर। उनको बस ये कि हमें हैक करना है, कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें हैक करना है, या कुछ सर्विस डाउन करनी है बड़े स्केल पे, अपना कोई कॉज प्रमोट करने के लिए, एंड दे डोंट केयर अबाउट दिस कॉन्सिक्वेंसेज, अबाउट द देयर एक्शंस। तो हैक करते हैं, उससे क्या होता है क्या नहीं होता उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या उनको पनिशमेंट मिलती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन यू हैव योर स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज मतलब ऐसे लोग जो हैकिंग में यूज होने वाले टूल्स या स्क्रिप्ट्स, प्रोग्राम्स वगैरह ये सब लेके बैठ जाते हैं। टू यूज, उनको पता नहीं है कि उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, या अगर कोई है तो कैसे काम कर रहा है, एग्जैक्टली क्यों काम कर रहा है वो, क्या यूज है उसका, उनको ये सब पता नहीं होता। उनको बस ये टूल मिल गया, ये मेरे को कहीं ऑनलाइन मैंने कहीं से ढूंढ लिया, डाउनलोड कर लिया, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रन दिस। वो बस उतना ही करते हैं। तो स्क्रिप्ट किडी मतलब जो टूल्स बस कहीं से मिल जाते हैं, उसको समझ कुछ नहीं आता उसको कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बस वो टूल्स कहीं से ले आते हैं, उनको रन करते हैं। अगर उससे कुछ हैक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज ना। इस तरह के हैकर्स को आप कहते हो स्क्रिप्ट किडीज। यू हैव साइबर टेररिस्ट्स। सो इन मतलब बेसिकली दीज आर हैकर्स, और इनको अपना कोई एजेंडा है जो प्रमोट करना है, जस्ट लाइक यू नो नॉर्मल जो टेररिस्ट होते हैं, ये भी उन्हीं की तरह है, बस इस तरह से ये लोग फंक्शन करते हैं दैट इज डिफरेंट। ये किसी बड़े स्केल पे कुछ लार्ज स्केल डिस्ट्रप्शन करते हैं, कहीं पे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क हैक करते हैं, या कोई गवर्नमेंट नेटवर्क, या इस तरह का कुछ भी, जिससे कि काफ़ी लोगों को, तो कोई बहुत ही क्रिटिकल सिस्टम डाउन कर दिया, ग्रिड डाउन कर दी कहीं की, तो वहाँ पे उस रीजन में ऑल ओवर द प्लेस हर किसी को दिक्कत होगी, एंड होता ही है कि भगदड़ मचती है, लोग इस तरह के काम करते हैं साइबर टेररिस्ट। उनको लोगों में डर फैलाना है, अपना एजेंडा फैलाना है, एंड वो अपना काम करते हैं थ्रू साइबर टेररिज्म।
फिर आपके पास आते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। स्टेट एज इन गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो दीज पीपल आर एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट, और इनका काम ये होता है कि दूसरे गवर्नमेंट्स के या दूसरी कंट्रीज के कुछ जो है सिस्टम, उनको हैक करना, उनके सीक्रेट्स पता लगाना, इस तरह के काम करते हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। एंड जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज हैक्टिविस्ट। तो दीज आर एक्टिविस्ट जो अपना जो भी है दे प्रोमोटेड बाय हैकिंग, स्पेशली बाय डिफेसिंग और डिसेबलिंग वेबसाइट्स। डिफेसिंग क्या होता है जानते हो? जस्ट अ वेग कॉन्सेप्ट कि वही वेबसाइट हैक कर ली और उसमें से अपना वो बैनर चढ़ा लिया। हाँ, आई डोंट नो सिंपली व्हाट इज दैट। डिफेसिंग इज कि आप अगर वेबसाइट हैक करके उस पर अपना कुछ टेक्स्ट डाल दिया, अपना कुछ इमेज डाल दी, डिफेस कर दिया, एज इन कि ओरिजिनल जो था उसकी जगह अपना कुछ डाल दिया वहां पे, ठीक है, उसको यस खराब कर दिया वेबसाइट को, दैट इज डिफेसमेंट। और सबसे कॉमन जो होते हैं अटैक्स जिनके बारे में सुनने में आता है, डेटा ब्रीच के अलावा यही सुनने में आते हैं डिफेसमेंट्स, कि गवर्नमेंट की वेबसाइट डिफेस हो गई, या कोई और इम्पोर्टेंट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था उनसे रिलेटेड, उनका कोई साइट थी, वो हैकर्स ने जाकर डिफेस कर दी और अपना लिख दिया कि वी आर दिस सो एंड सो हैकर ग्रुप। तो वो चीज़ होती है डिफेसमेंट। एंड हैक्टिविस्ट का मेनली ये है कि ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते एक्चुअली। ये लोग बस अपना कुछ कॉज प्रमोट करना चाहते हैं, बस अपना कुछ या तो अपने ग्रुप के बारे में या अपने किसी कॉज के बारे में ये लोग अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। हालांकि ऑफ कोर्स डिफेसमेंट या हैकिंग इज इलीगल, बट इनका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन नहीं होता। सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम, मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये भी साइबर टेररिस्ट हैं या ये सुसाइड हैकर्स हैं, तो दैट इज नॉट द केस। दे आर, इन सब केस में ऑफ कोर्स काम हो सकता है सिमिलर कर रहे हैं, बट सबका इंटेंशन और सबका काम करने का तरीका अलग है, जो हमने डिफरेंट टाइप के हैकर्स देखे हैं। अच्छा, एक बहुत ही पॉपुलर हैक्टिविस्ट ग्रुप है, हो सकता है आपने नाम सुना हो, अनोनिमस नाम का। सुना है इसके बारे में? जी, दे हैव बीन इन द न्यूज़ अ लॉट। दे हैव बीन इन द न्यूज़, एग्जैक्टली। या बहुत पॉपुलर है उनका ग्रुप एंड दे आर हैक्टिविस्ट। तो हैक्टिविस्ट का अगर एग्जांपल देना है, अनोनिमस इज द बेस्ट वहाँ पे। एंड यूजुअली वो क्या करते हैं, दे हैक गवर्नमेंट वेबसाइट यूएस में, बिकॉज यहाँ तो उनकी प्रेजेंस है नहीं इतनी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम हैक करके अपना कुछ मैसेज वहाँ पे डाल देते हैं, तो उसको कहते हैं हैक्टिविस्ट। तो ये टाइप्स ऑफ हैकर्स, ये क्लियर है? यस। ओके, गुड। अच्छा, जब हम यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर मैं बात करता हूँ कि सिक्योर करने की, तो देर आर 3 एलिमेंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? आर यू फेमिलियर विद दिस? With what? द 3 एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, No, इसके not बारे really. में सुना है? नहीं? ओके, नो प्रॉब्लम। You mean देखो, जहाँ तक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात है, देर आर 3 थिंग्स टू कंसिडर। मतलब इफ आई एम सेइंग कि देयर इज अ सिस्टम जिसको मैंने सिक्योर कर दिया, तो आई हैव हाँ, टू इंश्योर 3 थिंग्स, ठीक है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। एंड दीज 3 थिंग्स टुगेदर, इनको हम CIA ट्रायड भी बोलते हैं। ये सो अगर ये याद रखना है तो यू कैन कीप इन माइंड CIA, उससे तीनों को आप याद रख सकते हो। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मीनिंग कि अगर आपका कोई डेटा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपका बैंक अकाउंट है एंड उसका डेटा है, तो
अगर मैं कहता हूँ कि वो आपका बैंक डेटा सिक्योर है, तो उसका मीनिंग क्या है कि पहली बार कॉन्फिडेंशियल है, वो आपको आपके डेटा का एक्सेस होना चाहिए, पर मेरे को नहीं होना चाहिए या किसी और को नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको अवेलेबल होना चाहिए वो डेटा, बिकॉज आप ऑथराइज हो उसको यूज करने के लिए, आपका अकाउंट है। सो यू शुड हैव ऑल द डेटा, बट आई शुड नॉट हैव एक्सेस टू द डेटा बिलोंगिंग टू योर अकाउंट. So that is confidentiality. It means कि information is only available or data is only available to authorized users. अगर कोई है जिसको इन ऑथराइजेशन नहीं है वो डेटा एक्सेस करने के लिए, तो उसके पास वो डेटा नहीं होना चाहिए. That is confidentiality. Data should be confidential. The next thing is integrity. Integrity is data should not be modified by unauthorized users. इसमें भी क्या मीनिंग है कि अगर फॉर एग्जांपल वही बैंक अकाउंट डेटा की बात करते हैं, तो यू शुड बी एबल टू मेक मॉडिफिकेशंस टू दैट डेटा. मान लो आपका एड्रेस चेंज होता है, आपका फ़ोन नंबर चेंज होता है, तो यू विल नीड टू रिफ्लेक्ट दैट इन योर अकाउंट. तो डेफिनेटली आप तो चेंज कर सकते हो उस चीज़ को, पर कोई अनऑथराइज्ड पार्टी उसको चेंज नहीं कर पाए. अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, डेटा की इंटेग्रिटी प्रिजर्व्ड है. लाइक आपके अकाउंट का डेटा आप चेंज कर सकते हो, दैट इज फाइन, बट आई शुड नॉट बी एबल टू चेंज इट, समवन एल्स शुड नॉट बी एबल टू चेंज इट. So this property is known as integrity. And the third thing is availability. Our data should be available whenever it is needed. अगर सेम ही एग्जांपल को मैं लेता हूँ बैंक वाले को, तो आपके पास एक ऑनलाइन अकाउंट है, आपको नेट बैंकिंग करनी है, ठीक है. अब आपका डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी है उसकी, किसी और को अवेलेबल नहीं हो रहा है आपके डेटा में. लेकिन अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब मान लो आपको यूज करना है अपना अकाउंट, कोई ट्रांजैक्शन करना है, कुछ इंफॉर्मेशन देखनी है अपने अकाउंट से रिलेटेड, बट साइट डाउन है, सर्वर डाउन चल रहा है, तो उस केस में क्या है कि आपका डेटा आपको अवेलेबल नहीं. जैसे रिसेंटली आई थिंक कुछ मंथ्स पहले की बात, मेजर बैंक है एक्चुअली, उनका क्या है, पूरे 2-3 दिन तक देयर सर्वर्स वर डाउन, तो नेट बैंकिंग कोई नहीं कर पा रहा था. So this is an example of availability being compromised. अब यहाँ पे क्या है कि लोगों को ट्रांजैक्शंस करने थे, अपना अकाउंट एक्सेस करना था, तो कोई कर नहीं पा रहा था. तो इन दैट केस अवेलेबिलिटी जो थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई थी अकाउंट की एज इन डेटा की. बिकॉज अगर आपका डेटा सिक्योर है, कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा, लेकिन आप भी एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा. सो अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जहाँ तक हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की. इज दिस क्लियर? दिस CIA tried? Yes. Yes, okay, good. Yes. If at any point आपको लगता है कि something is not clear, so please feel free to ask. Okay, अब एथिकल हैकिंग जो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो देयर इज सम टर्मिनोलॉजी यहाँ पे. द फर्स्ट थिंग इज हैक वैल्यू. तो हैक वैल्यू क्या होता है कि एज एन अटैकर, एज अ हैकर, ओके, थिंक ऑफ दिस फ्रॉम अ हैकर्स पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे एथिकल हैकिंग की बात छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, कि एज एन अटैकर व्हाई वुड यू हैक समथिंग. आप अगर किसी टारगेट को हैक कर रहे हो, आप उसको ऐसे ही तो रैंडमली नहीं कर लोगे. आप सोचोगे कि हाँ, इससे मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है, देयर इज सम बेनिफिट that I'll gain if I hack this system or if I hack this network.
So the notion that something is interesting, that something is worth hacking, is known as hack value. ठीक है, अब hack value is not like something measurable, abstract ही है ये. जैसे मान लो मेरे पास 4 टारगेट्स हैं हैक करने के लिए. मैं किसको हैक करूंगा, किसको प्रायोरिटी दूंगा, किसको मैं छोड़ दूंगा, दैट डिपेंड्स ऑन द हैक वैल्यू. हो सकता है पहले वाले से मुझे कुछ नहीं मिल रहा हो, दूसरे टारगेट से हो सकता है मुझे कुछ मतलब सेंसिटिव डेटा मिल रहा हो कहीं का, तो डेफिनेटली मैं उसको हैक करूंगा, पहले वाले को नहीं करूंगा, बिकॉज दिस एक्चुअली हैज सम हैक वैल्यू. तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट दिस मींस. फिर आता है आपके पास वल्नरेबिलिटी. तो वल्नरेबिलिटी से फेमिलियर हो इस टर्म से, व्हाट इज अ वल्नरेबिलिटी? Weakness in a system. Exactly. So it is any weakness or flaw or design error or implementation error, maybe coding error, कुछ भी हो सकता है जिसको अगर मैं एक्सप्लॉइट करता हूँ, जिसको मतलब जिसकी मदद से मैं सिस्टम की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ बेसिकली. ऐसी कोई भी वीकनेस, ऐसा कोई भी सिक्योरिटी फ्लॉ इज नोन एज अ वल्नरेबिलिटी. ठीक है, तो मान लो जैसे अगर बात करते हैं विंडोज़ की, विंडोज़ आप यूज़ करते हो रेगुलरली. विंडोज़ में Yes. क्या है ना, करते ही हो. अब विंडोज़ में भी एट टाइम्स काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि वल्नरेबिलिटीज़ मिली हैं जिनकी मदद से सिस्टम हैक हो सकते हैं, सिस्टम्स रनिंग विंडोज़ दैट इज. तो वो वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, बेसिकली उसके कोड में कुछ ऐसा एरर, कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा फीचर जिसको हैक करके सिस्टम की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज की जा सकती है. दैट इज वल्नरेबिलिटी. देन you have the next term which is exploit. ओके, तो exploit क्या होता है कि exploit is both a noun and a verb. अगर कोई vulnerability है और मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ सिस्टम को हैक करने के लिए, तो आई कैन से दैट आई एम एक्सप्लॉइटिंग दैट vulnerability. एक तो ये मीनिंग होता है exploit का. प्लस exploit का एक और मीनिंग भी होता है. दूसरा मीनिंग क्या होता है कि exploit is a code which is used to take advantage of a vulnerability. कोई vulnerability मिली मुझे किसी सॉफ्टवेयर में या किसी सिस्टम में, मैंने कोड लिख दिया दैट हेल्प्स मी टेक एडवांटेज ऑफ दैट vulnerability, तो उसको भी एक्सप्लॉइट कहते हैं या एक्सप्लॉइट कोड के नाम से भी आप देखोगे इसको कई जगह. तो देयर आर टू यूजेस with regards to this term exploit. Then you have payload. Okay, payload क्या होता है, जब मान लो जैसे मैंने अभी एक्सप्लॉइट की बात की, कोड पार्ट, कोड वाली डेफिनेशन है उसकी, इज अ कोड दैट इज यूज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ अ वल्नरेबिलिटी. तो पेलोड क्या होता है? पेलोड इज द पार्ट ऑफ द एक्सप्लॉइट, या कह सकते हो पेलोड इज द कोड दैट टेल्स द अदर सिस्टम व्हाट टू डू. ठीक है, एक्सप्लॉइट में तो क्या आपने एक्सप्लॉइट किया वल्नरेबिलिटी को, उसके थ्रू आपने सिस्टम को एक्सेस किया. अब आपका जो पेलोड है वो सामने वाले सिस्टम को बताएगा कि अब करना क्या है. पेलोड इज दैट कोड जो एक बार आपने वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट की, उसके बाद इट टेल्स द सिस्टम, टेल्स योर टारगेट सिस्टम व्हाट टू डू. तो उस कोड को हम पेलोड कहते हैं. ओके, इज दिस क्लियर? Yes. ओके, गुड. द नेक्स्ट टर्म इज डॉक्सिंग. अच्छा, डॉक्सिंग क्या होता है? अब इंटरनेट पे काफ़ी फोरम्स या काफ़ी ऐसी साइट्स, सोशल मीडिया, बहुत जगह ऐसा है कि जहाँ पे लोग एनोनिमस रहते हैं. ठीक है, अपना कुछ सूडोनिम डालते हैं या कुछ यूज़र नेम डालते हैं, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते बेसिकली. ऑफ कोर्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इनकी बात नहीं कर रहा मैं.
But there are lots of other places on the internet. There are lots of forums and there are websites. मतलब मान लो especially जहाँ पे हम बात करते हैं pirated content, तो the people who run those websites, वो लोग अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते कभी. दे यूज सम काइंड ऑफ मेड अप नेम, कुछ यूजर नेम टाइप का बना लेते हैं, एंड दे यूज दैट बिकॉज ऑफ कोर्स दे कांट रिवील देयर एक्चुअल आइडेंटिटी फॉर ऑब्वियस रीजंस. डॉक्सिंग क्या होता है? डॉक्सिंग मीनिंग कि आपको किसी की आइडेंटिटी पता चल गई, किसी की रियल आइडेंटिटी, और आपने उस आइडेंटिटी को, उस इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन डाल दिया, जिससे कि बाकी लोगों को पता चल जाए कि ये कौन है. यूजली डॉक्सिंग तो चलो काफ़ी जगह देखा जाता है, बट जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था पायरेटेड वेबसाइट्स वाला, तो यूजली क्या है, जो वेबसाइट्स इस तरह का कंटेंट होस्ट करती हैं, इनके ओनर्स की आपस में लड़ाई चलती रहती है, तो दे कीप डॉक्सिंग ईच अदर. एक दूसरे की आइडेंटिटीज ढूंढ ढूंढ के उसको पब्लिश कर लेते हैं ऑनलाइन, ताकि वो बंदा पकड़ा जाए या पता चल जाए सबको कि कौन है. दैट काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज डॉक्सिंग, कि आप किसी की पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन कहीं से ढूंढ के उसको ऑनलाइन डाल रहे हो. देन यू हैव जीरो डे. अच्छा, जीरो डे का नाम सुना है कभी? इट्स अ टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी एक्चुअली. जीरो डे Yes. अटैक सुना है? ओके, सो व्हाट इज इट? Just which are like, recently found, or there's no report, like it hasn't been reported before, or you could say राइट. the companies who that have the software. For example, we found bug in Microsoft and nobody knows it. It's a kind of like we came to know about this vulnerability first time we heard it. That is correct. So every vulnerability that is found, there is someone who finds it and attacks it. Okay. Now, in case जिसको vulnerability मिली है, in case सिक्योरिटी रिसर्चर, तो okay, वो इस तरह का अटैक नहीं करेगा. He will not misuse that vulnerability. किसी का सिस्टम हैक नहीं करेगा उससे. बट इन केस vulnerability मिलती है किसी अटैकर को, ठीक है, किसी ब्लैक हैट को, then he is going to misuse that. अच्छा, just give me a moment. Excuse me, I'm getting a call from the office.
Okay, so we were talking about 0 day, right? So 0 days किसी अटैकर को अगर वल्नरेबिलिटी मिली एंड उसने उस वल्नरेबिलिटी को यूज करके सिस्टम हैक कर दिया. अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या है कि पहली बात तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो है उसको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है वल्नरेबिलिटी के बारे में, तो डेफिनेटली कोई फिक्स या पैच है नहीं उस वल्नरेबिलिटी के लिए. इस तरीके अटैक को हम क्या कहते हैं, 0 डे अटैक. जब यू आर एक्सप्लॉइटिंग ए न्यू वल्नरेबिलिटी जिसका या तो जो डेवलपर है उसको पता ही नहीं है या फिर उसके लिए कोई अभी पैच या कोई फिक्स नहीं रिलीज हुआ है. सो सच एन अटैक वुड बी 0 डे अटैक. Then the next term is daisy chaining. डेजी चेनिंग का देखो क्या मीनिंग है कि मान लो मैंने एक सिस्टम हैक किया. इट इज़ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क में और भी सिस्टम्स हैं सेम नेटवर्क पे, एंड इस सिस्टम को हैक करके देन आई यूज द इंफॉर्मेशन दैट इंफॉर्मेशन और मैं और सिस्टम्स को हैक करता जा रहा हूँ फिर लाइन से एक के बाद एक. सो सॉर्ट ऑफ अ चेन इसको देख लो. तो इस प्रोसेस को कहते हैं डेजी चेनिंग कि एक सिस्टम हैक किया एंड उसकी मदद से फिर एक एक करके और सिस्टम्स हैक करते गए. सो इट फॉर्म्स काइंड ऑफ अ चेन, इसलिए उसको कहते हैं डेजी चेनिंग. एंड द नेक्स्ट टर्म यू हैव इज बॉट. तो बॉट इज मेनली क्या है कि ऑटोमेटेड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, पीस ऑफ कोड जिसको आपने लिख दिया एंड इट इज जस्ट वर्किंग विदाउट एनी इंटरवेंशन. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आपने कोई एप्लीकेशन लिख दी या कुछ कोड लिख दिया एंड वो अपने आप फंक्शन किए जा रहा है. अब आजकल क्या है, काफ़ी अटैक्स जो है वो बॉट्स ही स्टार्ट करते हैं अटैक्स को. काफ़ी अटैक्स आज की डेट में ऐसे होते हैं जिनको बॉट्स ही इनिशिएट करते हैं. एंड काफ़ी ऐसे देर आर लाइक थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ऐसे बॉट्स जो लोगों ने, अटैकर्स ने सेटअप किए हुए हैं एंड दे ट्राई टू प्रोब द इंटरनेट ट्राइंग टू लुक फॉर वल्नरेबल टारगेट्स. एंड इन केस उनको कुछ मिल जाता है देन दे स्टार्ट अटैकिंग. ऑफ कोर्स एट सम पॉइंट जो बॉट का क्रिएटर है दे टेक ओवर, बट अटैक्स स्टार्ट काफ़ी केसेस में बॉट्स करते हैं. नॉट सेइंग ऑल अटैक्स आर लाइक दैट, बट स्टिल देर आर a considerable number of attacks जो इस तरह से start होते हैं. And are you aware of what a botnet is? Not really. Maybe like when there are like lots of bots. Yeah, there's like a network of bots. Network. Yeah. Yeah, so that is a bot network or a botnet. उसको कहते हैं botnet. तो काफ़ी केसेस में क्या होता है, लेट्स से कि आपका सिस्टम अगर किसी मालवेयर से इन्फेक्ट होता है तो वो मालवेयर फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट इज टर्निंग योर सिस्टम इनटू अ बॉट, इट्स एडिंग योर सिस्टम टू अ बॉटनेट. मतलब ऑफ कोर्स दैट्स नॉट ट्रू फॉर एवरी पीस ऑफ malware, लेकिन इन अ लॉट ऑफ केसेस दैट डज हैपन कि आपके सिस्टम पे आया कुछ malware एंड उसने आपके सिस्टम को उस नेटवर्क में ऐड कर लिया. और जो अटैकर है जिसने ये बॉटनेट बनाया है उसको मान लो अगर कोई अटैक लॉन्च करना है बड़े स्केल पे, सो वो डायरेक्टली अपने सिस्टम से नहीं अटैक करेगा, अपने बॉटनेट में जो बॉट्स हैं उनसे वो अटैक करवाएगा. बिकॉज अगर ही इज एबल टू ऐड योर सिस्टम टू द बॉटनेट तो वो कंट्रोल कर सकता है फिर उस सिस्टम को. एंड इफ ही कैन कंट्रोल दैट सिस्टम तो डेफिनेटली तो वो अटैक्स लॉन्च करने के लिए भी यूज कर सकता है. Okay, so so far good.
क्लियर है सब अभी तक जो देखा? Yes. ओके। एंड यहाँ पे एक और टर्म मेंशन्ड है, थ्रेट। थ्रेट इज सिंपली द नोशन की दैट समथिंग इज डेंजरस, समथिंग इज पोटेंशियली हार्मफुल टू योर सिस्टम, दैट कुड बी कंसिडर्ड एज अ थ्रेट। एंड ये एक छोटी सी यहाँ पे इक्वेशन टाइप लिखी हुई है, अटैक इज इक्वल टू गोल प्लस वल्नरेबिलिटी प्लस मेथड। तो सिंपली का ये मीनिंग है कि जो भी अटैक है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं जिनके बिना अटैक नहीं किया जा सकता। पहली बात इज गोल, अगर अटैक है तो उसका कोई गोल होगा अटैकर का, उसके पीछे कोई मोटिव होगा अटैक करने का, अदरवाइज ही इज नॉट गोइंग टू अटैक रैंडमली, तो उठा के कुछ अटैक करेगा नहीं। मेथड मतलब कि किस प्रोसेस को उसने यूज किया, किस तरीके से अटैक किया। एंड वल्नरेबिलिटी मीनिंग क्या ऐसा फ्लॉ था, क्या वीकनेस थी सिस्टम में, क्या वल्नरेबिलिटी थी जिसको एक्सप्लॉइट किया। अगर सिस्टम एकदम सिक्योर है, कोई वल्नरेबिलिटी है नहीं, तो फिर ऐसे अटैक नहीं हो सकता। सो दिस इज जस्ट छोटी सी इक्वेशन रिगार्डिंग दैट। ओके, सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जब हैकिंग करते हैं या एथिकल हैकिंग करते हैं, लाइक आई सेड कि मेन जो कंसेप्ट्स हैं, टेक्निक्स, स्टेप्स वगैरह वो सब सेम रहते हैं, राइट। तो जब हैकिंग करते हैं तो भी हम एक प्रॉपर प्रोसीजर यूज करते हैं। इसको हम 5 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। स्टेप्स में को आप फेजेस भी कह सकते हो। सो यू कैन कॉल दीज फेजेस ऑफ हैकिंग और फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग। और okay, so there are 5 of these phases. The first one being information gathering, also known as footprinting. So information gathering mean just like the name sounds कि आपका टारगेट है, आपको पता है मेरे को किसको हैक करना है, एंड देन यू जस्ट स्टार्ट गैदरिंग एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन। जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है अपने टारगेट के बारे में, यू कीप ऑन कलेक्टिंग दैट। जो भी इंफॉर्मेशन मिले जस्ट कीप कलेक्टिंग दैट। दैट इज योर फर्स्ट फेज, बिकॉज सी बिना इंफॉर्मेशन के तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो अपने टारगेट के बारे में जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, जितने अच्छे से कलेक्ट करोगे, उतना इट विल मेक योर वर्क ईजियर। आपका आगे का जो काम है, आगे के स्टेप्स हैं, वो उतने ईजी हो जाएंगे जितने अच्छे से आप ये स्टेप कैरी आउट करते हो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। ऑफ कोर्स कैसे होता है, क्या टूल्स हैं, उसका पूरा वो सब अपन आगे के सेशन में देखेंगे। अभी के लिए जस्ट वी आर सी कितने डिफरेंट फेजेस होते हैं। देन यू हैव स्कैनिंग। तो बेस्ड ऑन जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है फर्स्ट फेज में, इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फुटप्रिंटिंग फेज, जो भी बोलना चाहो, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो मिली है इसमें, what you do is you run different kinds of scans. You run your tools, you scan your targets to find out more information. ठीक है, तो in this phase you start getting more technical. Information gathering भी ठीक है, it's partly technical, but scanning is where you actually really dive into the technical stuff. And इस phase में you figure out what are the vulnerabilities that are present on the system, what kind of programs are running on the target system, what kind of operating system is present। इस तरह की जो भी टेक्निकल डिटेल्स हैं वो हमें स्कैनिंग फेज में पता चलते हैं। वी रन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कैन्स एंड यू फाइंड आउट दिस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट आवर टारगेट्स। वंस यू हैव दिस इंफॉर्मेशन, इतना सब जब पता चल चुका है, अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट फेज पे जाते हैं, गेनिंग एक्सेस। तो मैंने ये देख लिया कि क्या वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट हैं,
वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई, क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं ले चुका हूँ। नाउ आई यूज दिस इन्फॉर्मेशन एंड मैं क्या करूँगा, एक्चुअली हैक करूँगा, या कोई वर्नेबिलिटी मिली उसको एक्सप्लॉइट करूँगा और टारगेट को एक्सेस करूँगा। सो इन दिस फेज, in the gaining access phase, your goal is कि you should be directly able to interact with your target system now. You should have control over your target system. That is what you do in the gaining access phase. फिर आता है maintaining access, कि एक बार access gain कर लिया तो you make sure कि in the future your access remains persistent. बार बार उसको एक्सेस करने के लिए बार बार सिस्टम को हैक ना करना पड़े, किसी ऐसे तरह का बैकडोर इंट्रोड्यूस कर दो जिससे कि आप इन द फ्यूचर जब चाहो सिस्टम को एक्सेस कर पाओ without having to go through all the phases again. So that's known as maintaining access. And last phase, clearing tracks. So once you have hacked the system, सारा काम complete कर लिया, उसके बाद next thing is you clear your tracks. Basically it means that you erase evidence. कोई प्रूफ नहीं रहना चाहिए कि आपने सिस्टम को हैक किया था। कोई भी फाइल्स अगर आपने चेंज किए हैं उनको रिवर्ट कर दो ओरिजिनल स्टेट में, या अपने जो है जो भी आपने काम किया है सिस्टम में हर चीज़ लॉग होती है, लॉग्स मॉडिफाई कर दो या लॉग्स डिलीट कर दो। ठीक है, बेसिकली एंड गोल ये है कि सामने वाले को पता ना चले कि मैं उसके सिस्टम में था, मैं उसका सिस्टम हैक किया था। So I'm clearing the tracks or I'm covering my tracks ताकि there is no evidence of the fact that I hacked into the system. ये होते हैं 5 phases of ethical hacking या phases of hacking, जो भी कहना चाहो। So this is clear? Yeah. Okay. So a couple of more things that we need to talk about before we finish this chapter. So there are security policies. ठीक है, हर कंपनी में अपनी अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो, टू इंश्योर कि उनका डेटा और उनके सिस्टम जो हैं वो सिक्योर ही रहें। So you just need to talk about types of security policies and types based on how strict or how lenient these policies are. तो उस हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं हम तो there are 4 kinds of policies. ठीक है, तो the 4 kinds of policies यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पे है। The first kind of policy is promiscuous policy, basically meaning a very loose policy, मतलब पॉलिसी है नहीं है एक ही बराबर है। ठीक है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है, इसको जो करना है आराम से कर रहा है सिस्टम पे, उसको कहते हैं promiscuous policy. The second one is permissive policy. Now this is slightly better, in the sense कि बहुत ज़्यादा restrictions नहीं है, most of the things are allowed, but कुछ known negative या जैसे कुछ known malicious websites मान लो, या कुछ known malicious software हैं, बस वो blocked होंगे,
बाकी एवरीथिंग एल्स इज अलाउड. So that kind of a policy is permissive. Permissive क्योंकि ज़्यादा चीज़ें permitted होती हैं, उसमें कुछ ज़्यादा कोई रोक टोक है नहीं. The third kind of policy is prudent policy. Prudent is much stricter, and out of these three, it provides the maximum security. इसमें सब कुछ ब्लॉक्ड है except for necessary services, and जो भी है, जो भी यूज कर रहा हो आप सिस्टम्स को, नेटवर्क को, एवरीथिंग इज लॉग्ड. हर चीज लॉग हो रही है, हर चीज का रिकॉर्ड हो रहा है कि किसने, किस एम्प्लॉय ने क्या यूज किया, कैसे किया. जैसे मान लो नेसेसरी सर्विसेज, मतलब जैसे गूगल है, गूगल चाहिए, मान लो कुछ चीज़ है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, सो दैट विल बी अलाउड. लेकिन फेसबुक अलाउड नहीं होगा, यूट्यूब अलाउड नहीं होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह इस तरह की साइट्स अलाउड नहीं होंगी. कोई भी ऑफकोर्स मैलिशियस वेबसाइट, पायरेटेड कंटेंट मिल रहा हो, ऐसी कोई वेबसाइट, सब कुछ ब्लॉक्ड होगा. बस कुछ चीज़ें होंगी जो अलाउड होंगी, बहुत लिमिटेड चीज़ें होंगी. सो दैट काइंड ऑफ पॉलिसी इसमें इस तरह से होता है. दैट इज नोन एज अ प्रूडेंट पॉलिसी. द लास्ट काइंड ऑफ पॉलिसी इज पैरानॉइड पॉलिसी. इसमें सब कुछ फॉरबिडेड है, सब कुछ फॉरबिडन है, मतलब सॉरी फॉरबिडेड नहीं. कोई नेट कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, या अगर कनेक्शन है भी तो बहुत ही लिमिटेड, बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्सेस को भी. मतलब जैसे मान लो कोई कंपनी का सर्वर है, या जहाँ से आपको अपडेट्स चाहिए, या अगर कुछ अपडेट्स भेजने हैं वहाँ पे सिर्फ उतना एक्सेस अलाउड होगा, अदरवाइज कुछ अलाउड नहीं होगा. इस तरह का यूजली कंपनीज में नहीं देखने को मिलता है. यूजली उस तरह के नेटवर्क, जो प्रोडक्शन नेटवर्क जो फैक्ट्री में होते हैं या न्यूक्लियर प्लांट्स में होते हैं, उस तरह के नेटवर्क्स में दिखती है इस तरह की पॉलिसी. ओके, सो दिस इज क्लियर. ओके, so these were different kinds of security policies. Acha, one more thing we need to discuss for this chapter is vulnerability assessment and penetration testing. आप लोगों ने सुनी है टर्म्स, vulnerability assessment, penetration testing? Okay. तो vulnerability assessment क्या होता है कि vulnerability ढूंढ रहे हैं हम किसी सिस्टम में कि क्या क्या vulnerabilities इस सिस्टम में प्रेजेंट है, एंड उसी पॉइंट पे हम स्टॉप करते हैं, उससे आगे हम कुछ नहीं करते. वी जस्ट सी what vulnerabilities are present and that's it. We don't go any further. पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि पूरा हम प्रोसेस करते हैं, जो हमने अभी स्टेप्स देखे ना, फेजेस या स्टेप्स जिनकी हमने बात की, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम सब कुछ करते हैं. हम बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये देखने की कि जो सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी किस तरह से है, और क्या हम उसको हैक कर सकते हैं या नहीं, और हैक कर भी सकते हैं तो किस एक्सटेंट तक कर सकते हैं, कहाँ तक नहीं कर सकते, वो चीज़. तो उसमें वल्नरेबिलिटीज आप ढूंढोगे भी, उनको एक्सप्लॉइट भी करोगे, सिस्टम को हैक भी करोगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग में. लेकिन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में ऐसा नहीं होगा. ये डिफरेंस क्लियर है दोनों चीज़ों के बीच? Yes, I think so. यस, ओके. और जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करते हैं, देयर आर टू टर्म्स वहाँ पे, रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग. तो अब इसमें डिफरेंस क्या है कि
रेड टीम जो है वो अटैक करती है सिस्टम को या नेटवर्क को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो दे आर द पीपल आर वर्किंग ऑफेंसिवली ऑन, दे आर अटैक ट्राइंग टू अटैक द सिस्टम। और ब्लू टीम जो है वो है उस कंपनी का सिक्योरिटी स्टाफ, जो सिक्योरिटी टीम है उनकी, जिनका काम है सिस्टम्स को डिफेंड करना अटैक से। सो दीज टीम्स वर्क अगेंस्ट ईच अदर। रेड टीम जो होती है, पेनेट्रेशन टेस्टर्स जो होते हैं, यूजली आप हायर करते हो, एक्सटर्नल होते हैं वो, एंड वो आपकी कंपनी का पेनेट्रेशन टेस्ट आउट करते हैं आपके नेटवर्क का। ब्लू टीम दे आर योर टीम, आपकी कंपनी के ही पार्ट होते हैं वो, एंड दे आर इन चार्ज ऑफ हैंडलिंग द सिक्योरिटी posture of your company. Okay, this is clear. Yes. Okay, so basically that's it for the introductory chapter. The next thing we need to do is go over setting up your systems. So आप लोग लिनक्स से familiar हो? Not much. Not much. Okay, मतलब आपने कभी यूज किया है पहले या बिल्कुल भी यूज नहीं किया? इंस्टॉलेशन तो आता है लेकिन कमांड्स रन करना नहीं आता इतना। कमांड्स वगैरह नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, we'll go over that. That's not an issue. And how about you? आपने किया है नहीं? No, just a beginner. I have used it, but not to the like greater level. You have used it. Okay. So ethical hacking में when we are studying ethical hacking, तो our system of choice is Linux. ठीक है, विंडोज पे हम हार्डली काम करते हैं, लिनक्स में ही हमारा काम रहता है मेनली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टूल्स दैट वी यूज फॉर दिस पर्पस आर बिल्ट ऑन लिनक्स। एंड इसमें फिर ये है कि कमांड लाइन से फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, यूजिंग डिफरेंट कमांड्स रादर दैन रिलाइंग ऑन ग्राफिकल इंटरफेस। तो वील गो ओवर दैट एज वेल, डोंट वरी। बट सबसे पहले वी नीड टू टॉक अबाउट सेटिंग अप योर लिनक्स सिस्टम्स। ठीक है, नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम और द डिस्ट्रीब्यूशंस दैट वी यूज, आइदर आप काली लिनक्स यूज कर सकते हो या पैरेट ओएस यूज कर सकते हो। एंड आई वुड रिकमेंड कि सिंस आप कह रहे हो कि आपको अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उससे, आई वुड रिकमेंड कि आप इनको यूज करो एज अ वर्चुअल मशीन। डू यू नो व्हाट अ वर्चुअल मशीन इज एंड हाउ टू सेट दैट अप? Yes. Yes, okay. So either you can use Kali Linux or you can use Parrot OS। ठीक है, तो ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनमें से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। जो भी हम कमांड्स देखेंगे, जो भी हम टूल्स देखेंगे, दोनों में सेम है। ठीक है, सो इट्स अप टू यू, चेक आउट बोथ ऑफ देम एंड विच एवर वन यू प्रेफर, आप उसको इंस्टॉल करो अपने सिस्टम में। इफ you have the space for it, if you want to, you can install both as well, that's up to you, but at least one of them is necessary. And abhi I'll give you a link so that explains how to install in a virtual machine. Okay, so जो chat है उसमें I've posted a link which takes you to an article about installing Kali Linux on VirtualBox. To create a virtual machine is basically like आप अपने जो सिस्टम है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके ऊपर एक और सिस्टम रन कर रहे हो, दैट इज व्हाट अ वर्चुअल मशीन इज। सो देर आर टू सॉफ्टवेयर मेनली जो इसके लिए काम आते हैं, वन इज वर्चुअल बॉक्स एंड वन इज VMware।
नाउ पर्सनली आई एम यूजिंग वर्चुअल बॉक्स क्योंकि मैं पैरेट ओएस यूज करता हूँ एंड वो वर्चुअल बॉक्स पे चलता है. एट द टाइम व्हेन आई इंस्टॉल्ड इट तो VMware पे वो चल नहीं रहा था. देयर वाज सम इशू, बट दैट्स अप टू यू कि क्या यूज करना है. The only thing is VirtualBox जो है that is a paid soft sorry that is a free software and VMware is paid.